नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाई बहनों, हम लोग बीपीएससी टीआई 3 के लिए बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्लास में बायोलॉजी के हमने 25 प्रश्न जो बीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं उनको हमने पढ़ लिया है। आज हम 26वें प्रश्न से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारा दूसरा चरण है। बहुत जल्द हम आपको बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों के, सारे विषय के सलूशन आपको क्लास में दिलवा देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत। चलिए, पहला प्रश्न क्या दोस्त? पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है द ऑरिजिन माफ करिएगा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। एक मिनट, आप बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसमें आप सभी लोग जितना भी प्यार स्नेह सम्मान दे सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं दोस्त। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई? पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। क्या नहीं है पूछा है? रेटिनाल, जीरोप्थैल्मिया, टोकोफेराल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता, आर्गी, आलूकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है। बताइए सर, इसका सही जवाब क्या होगा? भाई आपको पता है कि विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनाल। इससे होता क्या है? जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं जैसे आर्गी कैल्सिफेरॉल है ना दोस्त, तो आपको पता है भाई, आप जो जैसे विटामिन डी है या विटामिन D2 उसको बोल देते हैं, उसका कैल्सिफेरॉल नाम होता है। आर्गी कैल्सिफेरॉल इसका है विटामिन D3 का है। किसका है? विटामिन D3 का आर्गी कैल्सिफेरॉल, और इसकी वजह से रिकेट्स होता है। ये भी बात सही है, ये भी सही हो गई, ये भी सही हो गई। अब साइनोकोबालामिन और रक्त अल्पता इसकी बात हो रही है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, साइनोकोबालामिन किसका नाम है? साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का नाम है। आपको पता है विटामिन B12 में किसकी सबसे ज्यादा वो होती है? तो साइनोकोबालामिन में ही कोबाल्ट की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी? कोबाल्ट की, है ना। तो बेसिकली आपको एक चीज तो पता है कि भाई साइनोकोबालामिन की कमी से रक्त अल्पता होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अब टोकोफेरॉल की बात करते हैं। आपको पता है टोकोफेरॉल क्या होता है भैया? टोकोफेरॉल बोले तो विटामिन ई। क्या? विटामिन ई। अब विटामिन ई कमी से बेरी रोग होता है क्या? नहीं होता है। बेरी रोग किसके होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। क्या? विटामिन बी, या जिसे आपसे दे देगा वो करके, क्या नाम है कि भाई करेगा, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, तो विटामिन B1 या इसी को बोलते हैं क्या? थायामीन। क्या बोलते हैं दोस्त? थायामीन बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। जो टोकोफेरॉल है ना मेरे भाई, टोकोफेरॉल बोले तो विटामिन ई, इसकी कमी से क्या होता है? नपुंसकता होती। क्या? नपुंसकता होती है मेरे दोस्त। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? फिर से आगे आ गया, सही सुमेलित नहीं है। मतलब ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य मात्र इतना सा होता है मेरे दोस्त कि आपको कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो अगर आप पूरा विटामिन का अध्ययन पूरा अच्छे से नहीं किए हैं तो समस्या हो ही नहीं जाएगा। तो समस्या ना आए इसके लिए पूरा विटामिन आपका काम में पढ़ डालिएगा। विटामिन B1, थायमीन। आपको पता भैया कि विटामिन बी, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आपको यह पता है कि भाई विटामिन सी क्या होता है? पहले एक एक करके, जैसे विटामिन डी बोले तो कॉड एक्रिक तेल, है ना। पूछा क्या है? कौन सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो भाई विटामिन जो सूर्य का प्रकाश है एवं कॉड ऑयल से विटामिन डी इसमें समृद्ध स्रोत पाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है। आप सब देखते होंगे कि जैसे जब हम लोग बैठते हैं बाहर छत पे, तो कहते हैं क्या ले रहे हैं? तो विटामिन डी ले रहे हैं, कहते हैं ना विटामिन डी ले रहे हैं। तो कैसे? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है और एक्टिव ऑयल से मिलता है। मतलब ये तो भाई सुमेलित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक चीज और पता है, आपको जैसे विटामिन ई, तो भाई विटामिन ई जो है गेहूं जो अंकुरित होता है उससे पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, है ना, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक चर्चा और करते हैं। भाई विटामिन
B1 की बात यहां हो रही है, तो भाई संतरा आपको पता है जितने भी खट्टे होते हैं वो सारे के सारे किसके स्रोत होते हैं भाई, वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें अगर इसमें ऑप्शन दिया है तो भाई विटामिन ये जो दिया है तो ये तो भैया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो विटामिन सी का है दोस्त, विटामिन सी का, विटामिन B1 में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं क्या विटामिन के की, क्या विटामिन के जो एफ अल्फा है, जैसे एफ अल्फा तो लिखा है विटामिन के, एफ अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा मिलता है, तो भैया ये इसका मतलब ये भी सही है। तो किस युग निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो भैया अगर बात करें सही सुमेल नहीं है तो मतलब ऑप्शन ए ही ना सही सुमेल नहीं है, यही तो बात है, बाकी सब तो सुमेलित ही है। अब आपसे अगर ये पूछ सॉरी आपसे निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है, तब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि तीन आपको सुमेलित दिख रहे हैं, है ना? तो आप देख रहे हैं इसमें की चीज, ठीक, मामला क्लियर है? तो देखिए अगर ऐसे करेंगे कौन सुमेलित नहीं है तो भैया उपयुक्त में से कोई ना उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भैया इसमें आप देखिए सुमेलित नहीं है तो एक ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता वह कौन है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। अभी चर्चा की है, बीपीएससी 2008 का प्रश्न, बताइए क्या पूछा है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट जब पूछा है तो कोबाल्ट क्या है? तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है और यह सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन B12, और इसी का नाम क्या है मेरे दोस्त? विटामिन B12 का नाम क्या? साइनो कोबालामीन। क्या? साइनो कोबालामीन है। ठीक है मेरे दोस्त। विटामिन B1 थायमीन, थायमीन, ठीक है, थायमीन। B1 थाई, B2, ये B2 क्या होता है? राइबोप्लाविन। क्या होता है? राइबोप्लाविन होता है, ठीक है, राइबोप्लाविन होता है। और विटामिन B6 क्या? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या? पायरिडॉक्सिन होता है। मामला क्लियर दोस्त? तो अब देखिए, अब कोबाल्ट की बात आई है, आपको पता है दोस्त विटामिन B12 में जो है विटामिन B12 जो है ये हमारे वृद्धि के लिए बड़ा आवश्यक होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? नर्वस सिस्टम की जो कार्यकी होती है, जो फिजियोलॉजी होती है वो गड़बड़ हो जाती है। तो विटामिन B12 अगर आपसे पूछे तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपको पता है मीट, मांस, जो मछली है, यकृत है, दूध, पनीर, ये सारे के सारे क्या विटामिन B12 के स्रोत है। ठीक है, और ये क्या है? आंत में जीवाणु जो है इसका संश्लेषण करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा शरीर ऐसे कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 29, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको एक चीज पता है कि रक्त क्या है, पहली बात ये रक्त है क्या, तो ये भी प्रश्न आ चुका है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। मामला क्लियर है? ये प्रश्न आ चुका है। रक्त क्या है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा है मेरे दोस्त, वो भार का, जैसे मान लीजिए भार का करीब कितना होती है जो रक्त की मात्रा, ऐसे अगर आपसे पूछे कोई रक्त की मात्रा, तो भैया रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% जो है ये रक्त की मात्रा पाई जाती है मेरे दोस्त। मतलब अगर आप जो है 70 किलोग्राम के हैं, मतलब अगर आप ऐसे मान लीजिए आप 100 किलोग्राम के व्यक्ति हैं, तो आप में लगभग 7 लीटर 8 लीटर खून पाया जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि 70 किलोग्राम के वयस्क व्यक्ति हैं, तो आप जो है 5 से 6 लीटर शरीर आप में रक्त पाया जाएगा। संपूर्ण शरीर के भाग का लगभग ये 7 से 8% है। इसको आप कह सकते हैं 1/13वां भाग, जिसे भी प्रश्न और पूछ चुका है कितना भाग होता है। अगर यही पूछेगा भाग तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 1/13वां भाग। क्या? 1/13वां भाग। आप 70 किलोग्राम व्यक्ति है, आप देख लीजिए कितना होगा, 1/13वां भाग आपका आ जाएगा करीब 5 से 6 लीटर। तो भैया इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डाटा में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन ए है आरएच कारक, ऑप्शन बी है सफेद कोशिकाओं की संख्या,
ऑप्शन सी है लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 बीपीएससी का प्रश्न है, देख लीजिए, रिपीटेड प्रश्न है। हम लोग इस पे हालांकि कल अध्ययन कर चुके हैं। जो आधान होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, इसमें रक्त का क्या काम होता है भैया, तो रक्त आधान जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसमें रक्त के साथ जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है आरएच फैक्टर की। तो आरएच फैक्टर जो होता है इसका संगत होना भी आवश्यक है। और आपसे ये पूछ ले भाई आरएच फैक्टर आप बोल रहे हैं, तो ये बताइए आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी। आरएच फैक्टर, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो भाई आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। क्या, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। और किसमें की थी, तो भैया ये लैंडस्टीनर वीनर ने किसमें की थी, बंदर में की थी। किसमें भैया, ये बंदर में इन्होंने करा था आरएच फैक्टर की खोज। बताइए इसमें आरएच कारक क्या होना चाहिए, मस्ट है, आरएच कारक होना ही चाहिए अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, पता लगा आप ट्रांसफ्यूजन में आरएच फैक्टर ही मैच नहीं कर रहा है तो समस्या हो जाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा, लिख के रख लीजिए आप, कौन सा है, स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एमीटर। 2008 का प्रश्न है और इस बार लिख के रख लीजिए, ये वाला प्रश्न आने वाला है। मतलब आपको रक्त मापक यंत्र, जो मापक यंत्र है उनको भी आपको याद रखना चाहिए। पहली बात यह कि भाई आपसे पूछा रक्तदाब, रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर, क्या रक्तदाब, अगर आपसे पूछे कि भैया रक्तदाब कितना होना चाहिए मनुष्य का, तो आपको पता है रक्तदाब कितना चाहिए भाई, 120/80। ये तो क्राइटेरिया है ना, 120/80। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है मेरे दोस्त, एक तो होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, वो होना चाहिए 120, मतलब एस जो है ये 120 होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि डिस्टोलिक कितना चाहिए, तो भैया ये होना चाहिए 80। कितना, 80 और 120 होना चाहिए। अब मापते किसमें है, तो भैया ये एच जी बोले तो पारा, एच जी बोले तो पारा, इसमें मापते हैं। ठीक है भाई, रक्तचाप का डॉक्टर जो होता है वो क्या रखता है, आप देखते होंगे भाई वो करता है, पंपिंग करता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर रखता है। वो क्या, स्फिग्मोमैनोमीटर रखता है। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। अब कौन सा दूरी की मात्रा है, कौन किसका मात्रा है, आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। 2015 का प्रश्न है, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा, वृक्क का काम, पहली बात क्या है, तो वृक्क जो है ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और वृक्क का कार्य ये भी आपसे पूछा जाता है, क्या, वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वृक्क का कार्य क्या है, रक्त का शुद्धिकरण। क्या, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, ये इसका काम क्या, ये इसका मूल काम है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण मतलब जो शरीर से विषाक्त पदार्थ हैं उनको मूत्र के माध्यम से निकाल देना। मानव वृक्क प्रतिदिन करीब 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है मेरे दोस्त। 1500 लीटर जो आना जाना होता है, आप देखते हैं भाई 1500 लीटर वृक्क का जो काम है, ये 1500 लीटर ये रक्त जो है ये शुद्ध करता है। और इसमें करीब 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो है ये मूत्र के माध्यम से क्या करता है, उनको बाहर भी निकाल देता है। 1.5 लीटर मूत्र इसमें तब्दील कर देता है इनको। ठीक है, और वृक्क से प्रति मिनट कितने रक्त प्रवाहित होते हैं, तो भैया आप ये भी समझ लीजिए कितने रक्त, ये 1200 सीसी, 1200 सीसी रक्त जो है प्रभावित होते हैं। तो 1200 सीसी है कहां पे, ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 33 नंबर, इंसुलिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपसे मिलता जुलता रहता, हो सकता है इस बार आपसे मिल जाए ऐसे आंखों के सामने। क्या भैया, इंसुलिन वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है बीपीएससी का। आपको पता भैया इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, आपको तो पता ही है भाई, इंसुलिन हार्मोन है, ये तो आपको पता है ना भाई। इंसुलिन, पहली बात ऐसे लिख लीजिए, इंसुलिन, इंसुलिन क्या भैया, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। ठीक है, अच्छा इंसुलिन हार्मोन है। अब ये स्रावी कहां से होता है, तो भैया ये स्रावी होता है
अग्नाशय से। कहां, ये भी प्रश्न आ चुका है कि भैया कहां स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय, ठीक है, स्रावित होता कहां से भैया, अग्नाशय से स्रावित होता है। मामला क्लियर है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये भी आपसे पूछा था भाई क्या, कहां से, भाई आपने बता दिया अग्नाशय से। अग्नाशय में कहां से, लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा सेल्स से स्रावित होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह सूक्ष्म पेप्टाइड है, ठीक है। क्या है इंसुलिन, इंसुलिन एक पेप्टाइड है। क्या दोस्त, पेप्टाइड। भैया पेप्टाइड क्या होते हैं हमको तो नहीं पता, तो पेप्टाइड क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, प्रोटीन होते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा, जिनकी रचना जो है 51, इसकी रचना कैसे होती है, एक 51 अमीनो अम्ल से मिलकर होती है। किससे, 51 अमीनो अम्ल से मिलकर के होती है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि प्रोटीन की संरचना किससे होती है, 51 अमीनो अम्ल की रचना से, 51 अमीनो अम्ल के मिलने से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। यह भी आपको ध्यान देना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिनका बीपी शुगर वाली समस्या होती है वो इंसुलिन की डोज लेते हैं, मतलब वो नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। क्या है, पेप्टाइड है, एक प्रोटीन है। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कार्बिक एसिड। आपको पता भैया इन्वर्टेज एंजाइम है, आरएनए रक्त का पार्ट है, एस्कार्बिक एसिड क्या है, एक विटामिन है। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी, विटामिन सी, यही तो है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, एस्कार्बिक एसिड इसका नाम है, ये ना होता है। तो इसमें इंसुलिन क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है, बताइए भाई महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। आपको देखिए एक चीज बताऊं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये मूल आते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेरे दोस्त, इसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्रेफियन पुटकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजो निवृत्ति तक होता है। अब आपसे ये प्रश्न आता है कि भैया रजो निवृत्ति होती क्या है, तो ये जो है ये साइकिल है और ये करीब 45 से 52 वर्ष तक होती रहती है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है यह बेसिकली स्टेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का एक अन्य नाम क्या है, नारी विकास हार्मोन। क्या, नारी विकास हार्मोन इसका नाम है मेरे दोस्त। क्या, नारी विकास हार्मोन इसका नाम है, ठीक है। क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास करता है और विकास में उसके सहायक भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है भाई, ऑक्सीटोसिन जैसे एंड्रोजन होता है, ये किसमें होता है भैया, एंड्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये जैसे ये तो पहली बात सेक्स हार्मोन हो गया। फिर बच्चा पैदा करना, योनि को कैसे क्या करना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। एंड्रोजन क्या होता है, जो है पुरुष वाला हार्मोन है, ठीक है, पुरुष वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन ये भी हार्मोन, लेकिन इंसुलिन क्या है, ये भी हार्मोन है। लेकिन अगर सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो क्या, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है, बताओ भैया। अभी हम चर्चा किए है ना इसकी, भाई कौन सा हार्मोन जो है, अभी पिछला प्रश्न था कि नहीं, पिछला प्रश्न क्या था, ये था एस्ट्रोजन था, ठीक है। हमने क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन 3 की चर्चा करी थी, है ना। तो भैया बताओ, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करता है, तो भैया इसमें आप देखेंगे एड्रेनलिन है, ये तो होता ही नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हमने बता ही दिया है ना। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या करता है ऑक्सीटोसिन जो है, ये इसके मतलब ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन।
शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसे पीटोसिन कहा जाता है। आप देखते होंगे भाई ऑक्सीटोसिन, दूध के लिए क्या ऑक्सीटोसिन है ना। मामला क्लियर है? तो चलिए थायरॉक्सिन भाई ये जो है आगे जब आप पढ़ेंगे ना, थायरॉक्सिन जो है ये इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन है और इसमें आयोडीन मिलती है और इसका स्राव जो होता है थायरॉक्सिन का, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है और थायराइड ग्रंथि के द्वारा आपको पता है जो घेघा रोग होता है, तो ये बेसिकली उसी का भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? अभी हम चर्चा कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। 2019 का प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस वाला, पुरुष वाला। ठीक है, अब बताइए, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, वही लैंगरहंस की द्वीपकाओं के बीटा से स्रावित होता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत हो ही गया भाई। इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्मोन, आयोडीन मिलती है, हमको आयोडीन जानना है। तो भाई हम अभी जस्ट चर्चा किए हैं क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या मिलता है, आयोडीन मिलती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कहां से होता है, तो इसका स्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। कहां से होता है दोस्त, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से होता है। मामला क्लियर है, थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिनका स्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, उनकी अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा वाला रोग होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन, चलिए ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग। थायरॉक्सिन कमी से जो है घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है दोस्त। बताइए भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड आज तक तो यही पढ़े हो ना कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये होती है मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क का पार्ट इसमें दे रखा है। मस्तिष्क में क्या, जैसे ये मस्तिष्क है आपका, ये यहाँ हाइपोथैलेमस, इसी के नीचे ये पाई जाती है। तो इसमें क्या ऑप्शन डी, इसमें कुछ सोच रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम में। देखिए दोस्त, यहां पर आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण आपसे कई प्रकार से पूछा जाता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो आपको पता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 12H2O, क्या 12H2O, और ये किसकी उपस्थिति में, ये भी प्रश्न आता है भाई। ये प्रकाश, क्या प्रकाश की उपस्थिति में, किस लिए, पर्णहरित पर। ठीक है, या पर्णहरित देता कभी कभी। ठीक है, ये उपस्थित होता है तो बनता क्या है, C6H12O6, ये बनता है ना, C6H12 ग्लूकोज, C6H12O6, ये तो बन गया दोस्त। और उसके बाद बचता है 6H2O और 6O2 बचता है, क्या 6H2O और प्लस 6O2, ये बच रहे हैं दोस्त। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वहां से वायु लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन जो O2 है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यह बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, बाहर निकलती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण प्रक्रिया जो है ये इतनी सी है, 6CO2 और 12H2O, जब इसको तोड़ेंगे आप तो इतनी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है ना। तो भैया इसका सही जवाब का जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, यही पर्णहरित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है कौन सा भैया, CO2 है, O2 है, ऊर्जा है, शर्करा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। बताओ ये प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या, अभी हम चर्चा की है ना कि भैया ये नहीं चर्चा हुई है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये प्रकाश और पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट। यहां पे क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6H2O,
प्लस 6O2। तो भाई बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन ही तो निकली है, क्या निकली है, ऑक्सीजन तो निकली है। तो भैया इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ सोचना नहीं ना, इसमें कुछ सोचना तो नहीं ना। तो भाई प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, तो भैया ये तो ग्लूकोज ऐसे मिल गया, H2O जल मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। तो आप देखेंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है ऑक्सीजन ही काम आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 41 नंबर, क्या भैया सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पराक्सीसोम में, उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से एक। 2019 का यह भी प्रश्न है, बताइए सौर ऊर्जा को किस में बदलना है, एटीपी में बदलना है। आपको भी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे ना दोस्त, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही वाला काम तो है भैया। अभी हम 6CO2H2 क्या बता रहे थे, यही बता रहे थे। तो आपको एक चीज बताएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, ये बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, अब देखिए बात यहां पे भी हम चर्चा करते तो एक ही चीज उसमें थी, प्रकाश की उपस्थिति में होता किस पे, क्लोरोप्लास्ट, या उसी को पर्णहरित बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन सा, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से एक। 2018 का प्रश्न है मेरे दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भाई कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, ये अभी जस्ट चर्चा हम कर रहे थे ना कि भाई क्या होता है। तो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, क्या, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इसी को ना बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सी होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक, कोशिका भित्ति का क्या, कोशिका सेल जो होती है, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। 43 नंबर, भ्रूण किसमें मिलता है, बताइए, फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या था। भ्रूण किसमें मिलता है दोस्त, तो भैया भ्रूण तो किसमें मिलेगा, बीज में तो मिलेगा, तभी तो वो अंकुरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है बीज बाहर आता है। तो भैया इसका सही जवाब क्या है, इसमें मिलता किसमें है, बीज में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि, क्विनीन है, सल्फागुआनिडीन है, क्लोरेम्फेनिकॉल है या एस्पिरिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है, जवाब दीजिए मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, तो आपको पता है प्रतिजैविक मतलब क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन है, तो आपको पता भी है। इसमें देखिए अलग अलग हम चर्चा करेंगे ना, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि जैसे इसमें तो कई है, क्विनीन भी है, एस्पिरिन भी है, तो इसमें आपको देखिए इसमें एक से अधिक है। भाई अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिए आपको जो है क्लोरेम्फेनिकॉल यूज करना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें अगर सल्फागुआनिडीन की बात करते हैं दोस्त, तो सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का जो है सल्फोनेमाइड प्रतिजैविक है, जो जीवाणुरोधी एजेंट, जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो भैया आप ये भी सही हो गया और आपका ये भी सही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया एक से अधिक सही है, मतलब क्या, ऑप्शन ई सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 45 नंबर, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण किसके, संक्रामक रोग के, वायुजन्य, जलजन्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया 2015 का प्रश्न है, बताइए टाइफाइड और कॉलरा आपसे जीवाणु जनित, विषाणु जनित ये रोग पूछे जा सकते हैं। तो अभी तो नहीं, थोड़ा सा आप समय नजदीक आने दीजिए। आपकी जो मैराथन क्लासेस होंगी वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्त, 1 तारीख से आपकी सारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी। सारे के सारे आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब के सब करा देंगे एक ही क्लास में, 4-5 घंटे जो लगेंगे करा देंगे आपको, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, तेजी से कराएंगे। ठीक है, तो बताइए टाइफाइड कॉलरा का क्या सिस्टम है। तो भैया टाइफाइड और कॉलरा जो है ये कैसे रोग है, आपको पता है भैया पानी की जो अशुद्धता होती है, भाई सोलमन टाइफी जो है ये टाइफाइड के लिए होता है। कॉलरा का जो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु होता है, और ये जीवाणु जो रोग है, कीटा दिखाने को 6 प्लग है, याद कराएंगे आपको, रुके थोड़ा सा। और पीने के जल में उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका सकता है। तो भैया ये क्या है, ये वायुजन्य नहीं, माफ करिएगा, ये जलजन्य है। भाई किसके, अगर हम जल दूषित रहेगा तो हम किससे, टाइफाइड और कॉलरा से पीड़ित रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाद द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय,
फेफड़ा, वृक्क या यकृत? 2008 का प्रश्न है। बताइए क्या मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, बताइए इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे दोस्त? भाई सबसे ज्यादा प्रभावित तो आपको पता है इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित जो, चूंकि देखिए खाद्य विषाक्त है ना दोस्त, तो भाई हृदय तो न होने से रहा, वृक्क होने से रहा, फेफड़ा होने से रहा, भाई खाद्य विषाक्तता जितनी भी होती है उससे एक ही अंग प्रभावित होता है। चाहे जो भी आप जहर खा लेंगे उससे एक ही अंग प्रभावित होगा। और कभी जांच जो होती है ना कि भाई इसने क्या खाया, कैसे मौत इसको हुई है, तो अगर जहर खाने से मौत हुई है इसकी जांच करनी है तो भैया इसमें क्या जांच करते हैं? लीवर की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 47, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यकृत में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, तिल्ली में होता है या अग्नाशय में होता है? और इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से 2019 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, किसकी? लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो हमारे शरीर में देखिए जो लिम्फोसाइट है वो अगर ऐसे बात करें तो वो अस्थिमज्जा में भी होती है। कहां पे? अस्थिमज्जा में भी होती है। ठीक है, वो अस्थिमज्जा में भी होती है। वो आपके जो ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड उनमें भी होता है। ठीक है, मतलब अस्थिमज्जा में भी होती है, आपके जो स्प्लीन प्लीहा तिल्ली जिसको बोलते हैं उसमें भी होती है, थाइमस ग्लैंड में भी होती है। तो इसमें जब उसमें होती है तो लिम्फोसाइट जो, अच्छा आप कभी पूछेंगे भाई लिम्फोसाइट है क्या? लिम्फोसाइट जो WBC में पाई जाने वाली एक रक्त कणिका है, मतलब लिम्फोसाइट एक श्वेत रक्त कणिका है जो गश्ती सेना की भांति शरीर में क्या करती है? घूमती रहती है। तो सुरक्षा तंत्र के बारे में जो उनके जानकारी लेती है और उनके जो तंत्र हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। भाई एक से अधिक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या भैया? ओंकोजेनी संबंधित है किससे? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वर से? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या? ओंकोजनी किससे संबंधित भैया? आप ऐसे जो जानेंगे ना तो ओंकोजनी क्या है दोस्त? तो ओंकोजनी जो है एक सामान्य मतलब सामान्य असामान्य जीन है जो कैंसर या इसको जो बोलते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। सर्व में इसकी पहचान जो है वो SRC के रूप में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1970 में यह खोजा गया कि यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रोग। क्या भैया? कर्क रोग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 49 नंबर रक्त कैंसर ल्यूकोमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमेशा अगर रक्त कैंसर की कहीं भी कभी भी बात होगी मेरे दोस्त तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। रेडियो कैंसर में दो चीजें बड़ी उपयोगी होती हैं। एक तो आपका कोबाल्ट 60 है, ये तो सभी जानते हैं, पूरा दुनिया पूरा जहान जानता है। एक ये होता है और एक होता है रेडियो फास्फोरस। क्या? रेडियो फास्फोरस 32 ये भी होता है। तो भैया ये और ये दोनों बहुत ही जो है इसके लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है भाई, आयोडीन 131 की बात मत करिए या सोडियम 24 की बात मत करिए, ये अलग अलग इनके कार्य हैं। हम किसकी बात करें? केवल रक्त कैंसर की बात करेंगे, ल्यूकोमिया की बात करेंगे। और ल्यूकोमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसके इलाज के लिए रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन ई क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न। ठीक है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण, परावैंगनिक किरणें, या ये बताइए इसमें 2015 का प्रश्न है बीपीएससी का, इसमें कौन सा जवाब सही है? इसमें कौन सा जवाब सही है? आपसे क्या तीव्रता और प्रयुक्तता की बात कर रहा है दोस्त? तो आपको पता है कि जो तीव्रता प्रयुक्तता ये होता है आयनीय विकिरण। किसके कारण होता है? आयनीय विकिरण। जो आयनीय विकिरण होता है यह वह कारक है जो कर्क रोग क्या करता है? उत्पन्न कर सकता है और उसके उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा विकिरण? आयनीय विकिरण। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई
उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। और मेरे दोस्त, अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय। नमस्कार, जय हिंद।